प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात्रि का तृतीय प्रहर समाप्त हो गया। कब समय निकल गया किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य की अद्भुत कथाएं जो वे सुना रहे थे और उलझी हुई कहानियों को सुनकर सभी विचार मग्न हो रहे थे कि इसका उत्तर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। और कभी पुष्पदान, तो कभी दीपक, तो कभी कुंभ कलश। इन सबसे जब समीचीन उत्तर नहीं मिला तो राजकुमारी को अपना मुंह खोलना पड़ा और उसने सचमुच में सच्चा न्याय किया, अच्छा न्याय किया। अब परीक्षा की सिर्फ अंतिम घड़ी थी, अंतिम प्रहर। पहले प्रहर से लगातार जागरण होने के कारण राजकुमारी लीलावती थकान सी महसूस कर रही थी। उसने अपनी एक सहेली के कान में कहा कि मैं विश्राम करना चाहती हूं। सहेली अपनी राजकुमारी का इंगित समझकर सभा को संबोधित करते हुए कहती है कि राजकुमारी जी तनिक विश्राम करना चाहती है, अतः कुछ समय के लिए सभा विसर्जित की जाती है। यह सुनकर महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, शर्त के अनुसार सूर्योदय के पूर्व ही हम इस सभा को विसर्जित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्योदय से पहले पहले मुझे 4 बार राजकुमारी लीलावती को बोलने के लिए बाध्य करना है। और राजकुमारी जी यदि विश्राम करेगी तो आगे कैसा होगा, क्योंकि 3 बार तो मैं उन्हें बुलवा चुका हूं, फिर मेरे पास समय कहां रहेगा। इसका कोई औचित्य नहीं है विश्राम का। सहेली ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की संरचना जो रहती है अलग अलग रहती है। राजकुमारी जी बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही है और इसमें इतना समय नहीं लगेगा। चंद मिनटों के अंदर ही राजकुमारी जी वापस आएंगी, आप बेफिक्र रहिए। तब तक आप भी फ्रेश हो जाइए। कुछ समय के लिए हम इस सभा को विसर्जित करते हैं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, पर समय का ध्यान रखें। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ राजभवन के अंदर आ जाती है, राजप्रासाद में आ जाती है। औंधी लेटी हुई चिंतन करना शुरू कर देती कि आज क्या हो रहा है, यह पुरुष कौन है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। उसने त्वरित गुप्तचर विभाग के प्रधान को, यज्ञदत्त को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। 2 मिनट के अंतराल में यज्ञदत्त भी वहीं था, आ गया। हाथ जोड़कर राजकुमारी लीलावती से कहने लगा कि आदेश दीजिए, क्या करूं। यह व्यक्ति कौन है जो मेरे से 3 बार बुलवा चुका है। यह हमारी नगरी का तो है ही नहीं, कहां से आया है, इसका उद्देश्य क्या है, मुझे सब कुछ जानकारी चाहिए। यज्ञदत्त ने कहा कि स्वामिनी, हमारे राजकीय नियमानुसार इस शहर के अंदर, इस नगर के अंदर जो भी आता है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है, पर दुख है कि इस व्यक्ति के बारे में हम कुछ नहीं जानते। राजकुमारी अपरिचित व्यक्ति के परिचय को नहीं पाकर दुखी हो गई, नर्वस हो गई।
उसे लग रहा था कि यह चमत्कारी पुरुष है कौन, जो निर्जीव व्यक्तियों से भी, निर्जीव वस्तुओं से भी बुलवा लेता है। मैं तो फिर सजीव हूं। क्या दीपक, क्या पुष्पदान और क्या जलकुंभ। ऐसा क्या जादू है इसके पास, क्या चमत्कार कर रहा है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह सोच सोच के उसका सर दुखने लग गया था। पर चंद 5 मिनट के अंदर ही वो उठ बैठी और कहा, सखियों हमें जाना होगा। पर इस बात का मलाल है, इस बात का दुख है कि मैं 3 बार बोल गई। एक सहेली बोली, कोई बात नहीं, उसकी जीती हुई बाजी आप पलट सकती हो, चौथी बार आप बोलो ही मत। राजकुमारी बोली, सही बोल रही है तुम, क्योंकि आज तक मैं जीतती हुई आ रही हूं, पहली बार मैं हार जाऊंगी और मैं अपनी हार कभी भी नहीं देख सकती। जो दूसरी सहेली थी, मुंह लगी हुई थी, उसने कहा कि राजकुमारी, तुम व्यर्थ के अंदर इस बात को दिमाग में बैठाई हुई हो कि मैं हारना नहीं चाहती। अरे तुम्हारी तो हार में भी जीत है। ऐसा योग्य पुरुष संसार में ढूंढने के बाद भी तुम्हें नहीं मिलेगा। कितना उद्भट विद्वान है, कितना विचक्षण है, कितना सुंदर भी है और न्याय नीतिमत्ता के साथ चलने वाला भी है। उसके एक एक शब्दों के अंदर क्या वजन है। क्या तुम्हें ऐसा पुरुष मिलेगा? क्या हमारे राज्य को इस तरह का राजा मिलेगा? स्वाभाविक है, जब तुम्हारा इसके साथ विवाह हो जाएगा तो राज्य की बागडोर यही संभालेंगे। राजकुमारी जी, तुम व्यर्थ का चिंतन मत करो, जो भी होता है ऊपर वाले पे छोड़ दो। और तुम कौन सा जानबूझ के बोली हो? तुम्हारी भी मजबूरी है, तुम अन्याय सहन नहीं कर सकती और इस व्यक्ति ने तुम्हारी उस नस को पकड़ लिया है। आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे तो लगता है कि इसके जैसा योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। राजकुमारी मन ही मन सोच रही थी कि बात तो ये सही कह रही है, पर अहंकार, जिद। दोस्तों, जैनिज्म के अंदर भी 8 तरह के मद होते हैं। मद मतलब तो अहंकार, जाति मद, अपनी जाति का गर्व, मैं सर्वश्रेष्ठ जाति का हूं, उसका भी घमंड, वो नहीं होना चाहिए। कुल मद, मेरा कुल ऐसा है, मेरे कुल के आगे तुम्हारे सारे कुल निरर्थक है, बेकार है, मैं उच्च कुल का हूं, उच्च घराने का हूं। बल मद, ताकत, मेरे पास इतना पावर है, मेरे जैसा पावरशाली कोई नहीं है। तप मद, तपस्या, मेरे जैसा श्रेष्ठ तप कोई करता ही नहीं है, बाकी तो दिखावा करते हैं, मैं सचमुच में सच्चा तपस्वी हूं। रूप मद, राजकुमारी लीलावती को अपने रूप का बड़ा घमंड था। भंवरे जैसे पतंगे के ऊपर, बगीचे के अंदर जैसे फूलों के ऊपर भंवरे आते हैं और पतंगा उस जलती हुई लो को देखकर झंपापात करने आता है और अपने आप का समर्पण कर देता है, सर्वस्व न्योछावर कर देता है। इसी तरह राजकुमारी लीलावती के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर आज तक सैकड़ों राजा, राजकुमार और विद्वत वर्ग आ चुका था और राजकुमारी लीलावती के काल कोठरी के अंदर संपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए कटिबद्ध हो चुके थे। घमंड था कि मेरे को कोई बुलवा ही नहीं सकता है। रूप के साथ साथ मेरे अंदर विचक्षण बुद्धि भी है, यह भी एक घमंड है। रूप के बाद यश, मेरी यश, कीर्ति, ख्याति कितनी दूर दूर तक है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो गांव में भी कोई जानता नहीं है। एक एक जो घमंड है ना दोस्तों, सर्वनाश का कारणभूत है। इसलिए कहा कि अहंकार से हमेशा दूर रहो। ज्ञान का भी अहंकार खतरनाक है दोस्तों। मैं ही सब कुछ हूं, मुझे ही सब कुछ ज्ञान है,
पर इस ज्ञान के अहंकार ने राजकुमारी लीलावती के मद को, अभिमान को तोड़ दिया था। उसे लगा कि मेरे से भी कोई बढ़कर है, और महाराज विक्रमादित्य भी यही चाहते थे कि मेरी होने वाली जो अर्धांगिनी है, रूप के साथ साथ उसके अंदर ज्ञान का भी प्रकाश हो, ऐश्वर्य, मेरे पास इतना वैभव है, ये है वो है, इसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से जैनिज्म के अंदर भी कई तरह के मद बताए गए हैं। मूल रूप में 8 तरह के अहंकार बताए गए, जो कि मैंने आपके सामने रखे। राजकुमारी लीलावती को इस बात का अहंकार था कि बस अब मुझे कोई संसार में हरा ही नहीं सकता है, मैं हमेशा जीतती आई हुई हूं और अब भी जीतूंगी। वो 3 बार जीत गया तो क्या हुआ, पर चौथी बार में एक बार भी जीत गई तो बाजी पलट जाएगी, उसको काल कोठरी के अंदर डाल दूंगी। दोस्तों, कितनी विचित्र स्थिति रहती है। आदमी की सोच, आदमी का अहंकार हिताहित को भी नहीं पहचान पाता है। पर इधर विक्रमादित्य वो बहुत विचक्षण थे, वो समझते थे। उनके मन में इधर विचार आ रहा था कि 3 बार मैं जीत चुका हूं, अब चौथी बार भी जीत सुनिश्चित मेरी है, समय मेरा साथ दे रहा है। उन्होंने वेताल को स्मरण किया। वेताल ने कहा, स्वामी, प्रतिपल आपकी छाया के भांति मैं आपके पास ही हूं, आप आदेश दीजिए। विक्रमादित्य अपने वेताल को कहते कि वेताल, बस अब जीत हमारे हाथ में ही है, पर तुम गफलत में मत सो जाना, गफलत में मत रहना, अब रात्रि का अंतिम प्रहर है। इतने में आवाज आई, राजकुमारी लीलावती सभागृह में पधार रही है, सावधान हो जाइए। महाराज विक्रमादित्य जिस रूम के अंदर वेताल के साथ बात कर रहे थे, वहां पे एक परिचारिका आती है, दरवाजों को नॉक करती है, तो महाराज विक्रमादित्य कहती है, आ जाइए, दरवाजा खुला है। वो कहती है कि राजकुमारी लीलावती सभागृह में पधार रही है, आप भी चलिए। महाराज विक्रमादित्य तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मैं वापस अपनी कोई नई बात बताऊं, नई कहानी शुरू करूं और रानी लीलावती को चौथी बार बोलने के लिए भी बाध्य करूं। दोस्तों, फिर से सभागृह खचाखच भर गया। अब राजा विक्रमादित्य इधर सोच रहे हैं कि मैं ऐसी कौन सी बात करूं आज जिससे कि यह अंतिम पड़ाव में आकर भी मैं सफलता को प्राप्त कर लूं। इधर लीलावती सोच रही है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने होठों को खोलूंगी ही नहीं। देखती हूं यह विचक्षण पुरुष भी मेरे को किस तरह से बोलने के लिए बाध्य करता है। दृढ़ निश्चय कर लिया। आदमी जब ठान लेता है ना, कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, आगे क्या सचमुच में राजकुमारी लीलावती अपना मौन भंग नहीं करेगी? महाराज विक्रमादित्य ऐसी कौन सी बात सुनाएंगे जिससे कि राजकुमारी को बोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा? यह तो सुनने के पश्चात पता चलेगा। दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से इसी समय में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।